शोहरत, यह सब बेकार हो जाती है। अगर इंसान के अंदर सुकून और खुशी नहीं है तो खुशी कैसे मिलेगी? आज की इस ऑडियो बुक में समरी में हम इसी सवाल के जवाब देंगे। हम जानेंगे कि हम क्यों खुश नहीं हो पा रहे हैं, क्यों हमें सच्ची खुशी नहीं मिलती और क्यों हम बेकार की चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। सीजन यूबोमिर्स ने इस किताब में 12 ऐसे एक्टिविटीज़ का जिक्र किया है जो साइंटिफिकली साबित हो चुकी है कि ये आपके जीवन में खुशहाल बना सकती है। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग और दिल की सेहत को सुधार सकते हैं और एक अच्छा संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटी आदतों को सोचने के तरीके बदलकर आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां ला सकते हैं। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि कैसे आप अपने अंदर के सुकून को पहचान सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इन शानदार सफ़र चलने के लिए? द ऑफ हैप्पीनेस के हर अध्याय के छिपे हैं खुशियों की कीमती मोती, जिन्हें जानकर आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। यह किताब न सिर्फ आपको खुश रखने के तरीके सिखाती है, बल्कि आपको यह भी सिखाती है कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और संतोष से बढ़ा सकते हैं। इसमें दिए गए सुझाव और एक्टिविटीज़ आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से लागू की जा सकती है। तो चलिए इस शानदार सफ़र की शुरुआत करें और जानें कैसे हम अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित कर सकते हैं। इस सफ़र में हम आपके साथ हैं और हम मिलकर ढूंढेंगे इन खुशियों की कीमती मोती जो हमारे जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़े ताकि हम साथ में आगे बढ़ सके। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की बुक समरी। हमारी दुनिया बड़ी तेज़ रफ्तार वाली है। हर काम समय पर और सही होना चाहिए, यही सोसाइटी की डिमांड है। इस सोच में हम प्रेशर बनता है, चाहे हम रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम ही क्यों ना कर रहे हो। आपको लग सकता है कि हर काम सही करने पर आप परफेक्ट बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परफेक्ट बनने की कोशिश में आप हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देंगे। याद रखें, आपकी ज़िंदगी कोई इमरजेंसी नहीं है। कोई लोग हर काम जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में अपने परिवार और सपनों की बलि दे देते हैं, लेकिन असल में आपकी हैप्पीनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। जब भी स्ट्रेस हो या प्रेशर महसूस कर रहे हो, 1 मिनट के लिए रुककर खुद से कहे, यह कोई इमरजेंसी नहीं है। अपने किसी प्रियजन को बुलाए या कॉल करे या वो काम करे जिससे आपकी हैप्पीनेस मिलती है। आपका मेन उद्देश्य है शांत रहना, चाहे हालात कैसा भी हो। हम अक्सर सोचते हैं कि आराम बाद में कर लेंगे, लेकिन आप अभी भी आराम कर सकते हैं। भले ही आप बिजी हो, आपका माइंड शांत रह सकता है। आपके हाथ में है कि आप दिन में कितनी शांति बिताते हैं। माइंड को शांत रखने से आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होगी। हमारी सभी इमोशंस की बुनियाद हमारे मन में होती है। हमारी सोच और विचार हमारे इमोशंस में बदल जाते हैं। इससे साफ होता है कि हमारी बॉडी के किसी हिस्से से ज़्यादा हमारा माइंड बहुत ताकतवर है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आप दूसरों से जल्दी खुश हो सकते हैं। अच्छा मन अच्छे विचार और भावनाओं से बनता है। आपने सुना होगा, खुश रहने के लिए अच्छा सोचो, और यह सच भी है। यह एडवांस बहुत समय से दी जा रही है क्योंकि यह सही है। हालांकि इसे करना इतना आसान नहीं है कि बस कह दे मैं खुश हूँ और वह हो जाए। आइए जानते हैं कैसे खुश रह सकते हैं। पहला है शुक्रिया कहना। अगर आप खुद को सुधारने वाले बुक्स पढ़ते हैं तो आपने इसके बारे में सुना होगा। शुक्रिया कहना खुशी पाने से सबसे अच्छे तरीके में से एक है। अलग अलग लोगों के लिए शुक्रिया का मतलब अलग होता है। कुछ लोग उसे थैंक्स कहकर बताते हैं, जबकि कुछ ऐसे गिफ्ट देकर जताते हैं। शुक्रिया इन सभी चीज़ों के लिए होता है जो आपके पास है। जब आप शुक्रिया कहना शुरू करते हैं तो आप इन चीज़ों की कदर करना सीखते हैं जिनकी आपने कभी तारीफ नहीं की। आप कई तरीकों से शुक्रिया कह सकते हैं। इसे लिखकर, बोलकर या गिफ्ट देकर कर सकते हैं। दूसरे को थैंक्स देने से कई तरीके हैं, चाहे आमने सामने ना भी कहें। एक ही तरीके से शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, नए तरीकों से आजमाने। बोरडम से बचा जा सकता है। लगातार शुक्रिया कहने से आपकी खुशी भी बढ़ती है। दूसरा, उम्मीद रखना। जब आप चीज़ों को अच्छे पहलू पर ध्यान देते हैं और हर चीज़ की अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं तो आप पहले से ज़्यादा महसूस करेंगे। इसका रीज़न यह नहीं है कि आप पहले बुरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपने साथ हुई अच्छी चीज़ों को देखना चुनते हैं।
एक स्टडी में देखा गया है कि अच्छा सोचना कैसे लोगों को प्रभावित करता है। कुछ लोगों को इकट्ठा करके उन्हें अपने बेस्ट वर्जन के बारे में लिखने के लिए कहा गया। एक प्रेटेक्स्ट की मदद से लोगों से ज़्यादा अच्छा महसूस किया गया। आप लिखने के लिए कोई गोल नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है। एक महिला मौली ने भी शुरुआत में यही महसूस किया। उसे नहीं पता था कि वह क्या चाहती है। उसने अपने सभी नीड्स की एक लिस्ट बनाई और आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। अध्ययन के अंत तक उसे यह समझ में आया कि अपने परिजनों के साथ समय भी बिताना सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा सोचना इस बात का मतलब नहीं है कि आप बुरी चीज़ों को अनदेखा करें। इसका अर्थ कि बुरी चीज़ों के साथ साथ अच्छी अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना। आखिर में ज़्यादा सोचने और दूसरों की तुलना करने को नियंत्रण करना भी खुशी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम किसी मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन खुद को दोष देना होता है। जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते हैं तो हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। यह सोचते हैं क्या मुझ में कोई कमी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। खुशी पाने के लिए आपको ज़्यादा सोचने और तुलना करने की आदत को छोड़ना होगा। अपने बारे में बुरा सोचना और दूसरों की तुलना बंद करें। आपकी भावनाओं के मालिक आप खुद हैं। आपको अपने आप से लड़ना होगा ताकि आप अपने पिछले रूप में बेहतर बन सके। कुछ समय के लिए सोचिए, आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है? क्या आप समझते हैं कि खुशी पैसे, नाम या शोहरत से आती है? यह तब मिलती है जब आप जिंदगी में बेहतरीन चीज़ें हासिल कर लेते हैं। अगर आपने इन सवालों का जवाब हाँ में दिया हो तो थोड़ा चौंकिए। असल में खुशी इन चीज़ों में नहीं है। यह चीज़ें आपको थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकती है लेकिन जल्दी खत्म हो जाती है। असली खुशी यह होती है कि जो हमेशा रहती है। ज़्यादातर लोग हमेशा खुशी नहीं पाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि यह ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि यह गलत चीज़ों पर ध्यान देते हैं। खुशी पाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लोग जिंदगी की साधारण चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। खुशियों की तलाश एक ऐसा वाक्य है जो खुशी को कठिन चीज़ की तरह दिखाता है। यह लोगों को बताता है कि खुशी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको खोजने की ज़रूरत है। खुशी आपके आसपास ही है, बस आपको सही जगहों पर देखना। और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में बताया गया है कि आभार यानी थैंक्स कहना खुशी को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि हमें इन चीज़ों के लिए आभारी होना चाहिए जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। कुछ लोगों को 3 ऐसी बातें लिखने के लिए कहा गया जिनके लिए वो हर दिन आभारी महसूस करते हैं। 15 दिनों के बाद लोगों ने ज़्यादा सुकून हुआ, खुशी का अनुभव किया गया। खुशी केवल खास मौके पर नहीं मिलती। जो आपके पास है उसी में खुशी ढूंढनी होगी और हर काम को कोई ना कोई मतलब भी ढूंढना होगा। इस किताब की लेखिका सोजा लेम्बी मिस्की ने खुशी पर रिसर्च करने का निश्चय किया। पहले लोग समझते थे कि लंबे समय तक खुशी को बनाए रखना कठिन है, लेकिन सोनिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुशी से जुड़ी और फैक्टर का अध्ययन किया। सालों की रिसर्च के बाद सोनिया ने खुशी को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य बातें बताई। एक, इंसान की खुशी का स्तर उसके जैविक मापदंड, स्थिति और जानबूझकर किए गए व्यवहार पर करता है। सबसे पहले जैविक मापदंड एक ऐसा गुण है जो इंसान को जन्म के समय मिलता है। वे उसके माता पिता से आता है। खुशी का 50% हिस्सा बनाता है। दूसरों की बात स्थिति में यह बताता है आपका सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या है। पैसे, नाम और उपलब्धियों का प्रभाव केवल 10% होता है। शीजा ने अमीर और साधारण ऑफिस में काम करने वालों का इंटरव्यू किया और पाया कि दोनों की खुशी का स्तर लगभग समान था। तीसरी बात, जानबूझकर किया गया व्यवहार। अगर आप 100 लोगों को समान हालत में रखते हैं तो भी उनकी खुशी का स्तर अलग अलग होता है। इसलिए जानबूझकर किया गया व्यवहार इस बात पर का जवाब है। खुशी का बाकी 40% हिस्सा कहाँ से आता है? इसका जवाब है तीसरे फैक्टर में, इंटरनेशनल बिहेवियर यानी जानबूझकर किया गया व्यवहार। जानबूझकर किया गया व्यवहार मतलब है किसी इंसान का जिंदगी प्रति नजरिया। यह इस बात से जुड़ा है कि हम जिस स्थिति में हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हम पहले से जानते हैं कि हम कौन हैं और हमारी स्थितियां क्या है, लेकिन इनसे हमारी खुशी से ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। असली खुशी केवल हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। हम नील की कहानी पर नज़र डालते हैं। नील एक उभरता हुआ कलाकार था। 2000 की शुरुआती सालों में वह बहुत प्रसिद्ध ब्रांड का हिस्सा था। नील के पास पैसे का नाम यह सब कुछ था जिसे पाने का उसने हमेशा सपना देखा था। उसे अक्सर टीवी पर बुलाया जाता था ताकि अपने अनुभव बताने आ सके। लेकिन एक दिन वह ब्रांड टूट गया और सब कुछ बदल गया। नील ने एक झटके में अपनी सारी चीज़ें खो दी, पैसा, शोहरत और बड़ा घर। अब यह एक छोटे से फ्लैट में रहने लगा जहां उसे ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा था। इस तरह के बदलाव से कोई भी उदास हो सकता है, लेकिन नील ने यह एक साधारण घटना थी। उसकी हालत अचानक बदल गई और लोगों को लगता था कि इससे यह परेशान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नील को असली खुशी शोहरत से नहीं बल्कि अपने परिवार से मिली थी। वह अपने परिवार के साथ था। उनके पास खाने के लिए भोजन था और रहने के लिए छत थी, जिससे वह बहुत खुश था। हर इंसान जब नई शुरुआत करने के बारे में सोचता है तो एक ही सवाल खुद से पूछता है, क्या खुशी पाना संभव है? इसका जवाब है हाँ। अगर आप अपने व्यवहार और नजरियों को बदलते हो
तो आप अपनी खुशी का स्तर बढ़ा सकते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा इनाम होगा जिसके लिए आप हमेशा आभारी रहेंगे। खुशी केवल भावनाओं को बदलने से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके में बदलने से आती है। जब आप खुशी होते हैं तो आप ज़्यादा स्वस्थ, बेहतर और अपने आसपास के लोगों को अधिक जुड़े महसूस करते हैं। खुशी से न केवल आप खुद को फायदा होता है, बल्कि इससे आपके आसपास के लोगों को भी खुश रखते हैं। खुश रखना थोड़ी समय के लिए आसान है। हम सभी ने कभी ना कभी खुशी महसूस की है, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसे हमें बनाए रखना चाहिए, इसके पीछे भागना नहीं चाहिए। खुशी लगातार कोशिश से आती है, इसे सिर्फ एक काम करके हासिल नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग खुशी रहने के लिए कोशिश में सफल नहीं हो पाते। यह उन्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुशी देता है और फिर वे इसे फिर पाने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। खुश रहने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव इमोशन पैदा करना जरूरी है। पॉजिटिव इमोशंस खुशी लाती है क्योंकि वे अच्छे एक्सपीरियंस लाते हैं। डिप्रेशन की खुशी प्यार और शांति की कमी के रूप में देखा जा सकता है। जब आप खुशी की इन एक्टिविटीज़ को चुनते हैं तो ये ध्यान रखना जरूरी है, आपकी दैनिक टेंशन से बचने के लिए चीज़ों को बदलते रहना होगा। अच्छी आदतों को बनाने के लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। किसी एक्टिविटी को बार बार करने से उल्टा असर हो सकता है। सोनिया ने एक स्टडी में उन्होंने 2 ग्रुप्स को इन चीज़ों को लिखने के लिए कहा जिनके लिए वे आभारी हैं। एक ग्रुप को यह हफ्ते में 3 बार करना था, जबकि दूसरे हफ्ते में सिर्फ 1 बार। स्टडी के अंत में आप सोचेंगे कि जो लोग हफ्ते में 3 बार ग्रेड 2 देखते हैं वे अधिक खुश होंगे, लेकिन रिजल्ट उसके प्रति था। जिस ग्रुप के हफ्ते में 1 बार ग्रेड 2 की तुलना अधिक संतुष्ट थे। पहले ग्रुप ने इसे एक काम की तरह किया, ना कि दिल से। इसलिए खुशी की एक्टिविटी का टाइम और फ्रीक्वेंसी आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप जानते हैं कि एक एक्टिविटी को कब शुरू और ख़त्म करना है, तो आप अपनी खुशी की रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं। खुशी को बनाए रखने के लिए वैरायटी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इंसान एक चीज़ें जैसी करते करते ऊब जाता है। इसलिए समय समय पर अलग अलग एक्टिविटी को शामिल होने से हमें बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। खुशी को बनाए रखने की तीसरी कुंजी है सोशल सपोर्ट प्राप्त करना। आपकी खुशी की मात्रा दूसरों की मदद जरूरी है। जिन लोगों को अपने दोस्तों और करीबी लोगों को सपोर्ट मिलता है वे ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं। आपके आसपास के लोग इमोशनल टच और इंफॉर्मेशन सपोर्ट दे सकते हैं। इमोशनल सपोर्ट का मतलब है कि दूसरों के लिए मौजूद रहना, खासकर जब तक उन्हें उसकी ज़रूरत की है। बल सपोर्ट का मतलब है किसी की मदद करना। इंफॉर्मेशन सपोर्ट का मतलब है कि नए आइडियाज़ को साझा करना। सफलता पाने के लिए इन चीज़ों तीनों तरह के सपोर्ट ज़रूरी है। जितना अधिक आपके पास यह होंगे, उतना ही अधिक आप खुशी को बनाए रख सकते हैं। खुशी को बनाए रखने की चौथी कुंजी है मोटिवेटेड, कमिटेड रहना। अपना पूरा एफर्ट देना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, खुशी की यात्रा एक लंबी होती है, इसलिए किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए यह ज़रूरी है। कमिटेड बनने का पहला रास्ता मोटिवेशन है। जब आप कुछ हासिल करने के लिए मोटिवेट होते हैं तो आप अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, उसे नियमित करने के लिए कमिटेड रहते हैं। एक स्टडी थी कि सोनेज ने 2 ग्रुप पर की थी, जिसमें उन्हें अपनी खुशी के लेवल का काम करने के लिए कहा गया। पहले ग्रुप को मोटिवेट करने के लिए उन्हें आगे क्या होगा बताया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को एक्सपेरिमेंट के मकसद के बारे में कुछ नहीं बताया गया। स्टडी के अंत में सोनेज ने देखा कि मोटी ग्रुप को नॉन मोटिवेट ग्रुप की तुलना में बेहतर रिजल्ट मिले। इसी प्रकार हमें पता चलता है कि मोटिवेशन आपके सिर्फ कमिटेड ही नहीं बनता, बल्कि आपको एक्सपर्ट भी बढ़ा देता है। खुशी को बनाए रखने की आखिरी कुंजी है एक आदत बनाना। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि निरंतर खुशी को विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपने खुशी की एक्टिविटी को नियमित अभ्यास करेंगे तो आप किसी ऐसी आदतें विकसित करेंगे जो आपके पूरे जीवन में बनी रहेंगी। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा खुश और मुस्कुराता रहता है? ऐसा व्यक्ति जिसे किसी परिस्थिति में कोई परेशानी नहीं होती है। हम सबके जीवन में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होता है। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमें थोड़ा जलन भी होता है और हम भी उनके जैसे बनना चाहते हैं। ऐसे खुश मिजाज इंसानों के साथ रहना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। जब आप खुद किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं और सामने वाला व्यक्ति शांत और खुश दिखता है तो आपको और भी उदासी महसूस होती है। क्यों ना हम इनकी तरह बनने की कोशिश करें। हमारी खुशी हमारी हालात पर निर्भर नहीं करती है, यह सब हमारे सोचने और तरीके पर निर्भर करती है। एंजेला का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा था। इसे छोटी सी उम्र में ही मानसिकता और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा। स्कूल में भी उनकी वजह से उसका मजाक उड़ाया गया। 18 साल की उम्र में वह गर्भवती हो गई और वह घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। बच्चे के जन्म के बाद अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो गई, अपने गाँव लौट आई। उसे अपने खाने और रहने का खर्च उठाने के लिए 3 जॉब्स करने पड़े। आप सोचते हैं कि एंजेला का दुखी और गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। शीजा ने जितने लोगों इंटरव्यू लिया था उनमें एंजेला सबसे खुश मिजाज लोगों में से एक थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद वह हर समस्याओं को मुस्कुराकर सामना करती थी।
वही दूसरी ओर सेनन की ज़िंदगी बिल्कुल बिल्कुल थी, जिसकी ज़िंदगी की कोई खास समस्या नहीं थी। वह हमेशा अपने घर में सुरक्षित वातावरण में रही और बड़ी होकर उसने शायद ही कभी किसी से लड़ाई की हो। अपने करियर में भी सफल रही और जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। फिर भी सेनन हमेशा उदास रहती थी और गुस्से में रहती थी। उसे लगता है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया वह बहुत कम है और वह भी बहुत कुछ पाना चाहती है। अब सवाल यह है कि एंजेला और सेशन में फ़र्क क्या है। इनकी जीवन में अनुभव और पृष्ठभूमि अलग थी, लेकिन उनकी खुशी का स्तर बिल्कुल अलग था। इसका जवाब है उनके सोचने का तरीका। एंजेला अपनी ज़िंदगी में शांति और संतोष ढूंढती थी, जबकि सेलन हमेशा कुछ नया चाहती थी। खुश रहना और एक कला है और यह हमें सिखाता है कि हम जिंदगी में कहाँ खड़े हैं। खुशी को भी नापा जा सकता है। आप ऑनलाइन कई टेस्ट कर सकते हैं यह जानने के लिए कि आपकी खुशी का स्तर क्या है। जब आपको पता चल जाता है आप कितने खुश हैं, तो आप इस स्तर को बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि हमारी हालत और हमारी भावनाओं को कोई संबंध नहीं है। हमारी स्थिति और हमारी खुशी का केवल 10% प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी खुशी को किसी लक्ष्य या उपलब्धि में जोड़ना बेकार है। जब आप खुद ही से कहते हैं जब मैं इसे हासिल कर लूँगा तो मुझे खुशी होगी। जब आप अपने मन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि जब तक ये चीज़ नहीं मिलती आप खुश नहीं होंगे। लक्ष्यों को पीछा करने से कुछ गलत नहीं है, लेकिन हम कभी भी संतुष्ट होते हैं। हमारी खुशी अक्सर कुछ देर या अस्थायी होती है। जब हम लंबे समय तक लगातार खुशी का अनुभव नहीं कर पाते हैं तो हेडन इंडेफलेक्शन कहते हैं। जब हम कुछ बड़ा हासिल करते हैं तो हमें जल्दी ही उपलब्धि भी सामान्य लगने लगती है और हम फिर कुछ पाने के लिए कोई और चीज़ ढूंढते हैं। ऐसा होने से दो मुख्य वजह हैं कि हमारी महत्वाकांक्षाएं हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें अपनी उपलब्धियों को खुश होने से रोक सकती है। जब हमें यह मिलता है जो हम चाहते हैं तो हम और अधिक पाने की इच्छा करते हैं। यह कई बार देखा गया। याद कीजिएगा, जब आपको लगता था कि आपकी मनपसंद कार मिल जाने पर आप हमेशा लिए खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वह सच में आपके पास आ गई तब आपका मन किसी और चीज़ पाने के लिए मचलने लगा। इसे ही दैनिक इंडिटेंशन कहते हैं। दूसरी वजह सामाजिक तुलना भी हो सकती है। जब आप दूसरों की चीज़ों पर आनंद लेते हुए देखते हैं तो आप भी उसे पाना चाहते हैं। याद है जब आप यही चीज़ें खरीदना चाहते हैं जो आपके भाई बहन दोस्तों के पास थी। आपके कई काम सामाजिक तुलना में प्रेरित होते हैं। जब आपको यह मिल जाता है तो आप चाहते हैं कि आप जल्दी उसे अपना लेते हैं और जल्दी उसके बारे में भूल जाते हैं। खुशी के सबसे बड़े दुश्मन होती है तनाव, गुस्सा और चिंता। हमें खुश रहना सीखने के साथ साथ तनाव को भी संभालना भी आना चाहिए। हमारे हर दिन की ज़िंदगी में तनाव मुश्किलें आती है। यह आपके काम, परियोजनों या प्यारे पालतू जानवर के खोने के कारण भी हो सकता है। ज़रूरी बात यह है कि इन सभी के बावजूद सकारात्मक कैसे रहें, अच्छाई कैसे देखें। तनाव और मुश्किलें लोगों को उदासी की ओर ले जाते हैं। जब आप इस पर ध्यान देते हैं कि इन्हें कैसे कम किया जाए तो आप खुद को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करते हैं। जो खुशी के अभ्यास को आपने पहले सीखे हैं वे तनाव और चिंता को निपटने का पहला कदम है। जब आप अधिक आभारी और आशावादी होते हैं तो आपकी सकारात्मकता भावनाएं नकारात्मक भावनाओं में हावी हो जाती है। फिर भी ऐसे दो अतिरिक्त खुशी के अभ्यास हैं जो आपके तनाव और चिंता से लड़ने में मदद करती है। जब आप इन्हें अपनी दिनचर्या पर हिस्सा बना लेते हैं तो आपके सामने आने वाली मुश्किलों का सामना करने की क्षमता बढ़ जाती है। पहली बात, किसी भी समस्या का सामना करने के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाएं। जब हम किसी दर्दनाक घटना से गुजरते हैं तो ज़्यादातर लोग उसे निपटने के तरीके खोजने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे प्रभावित तरीके से संभाल लेते हैं जबकि कुछ लोग टूट जाते हैं। इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर होता है, समस्या का सामना कैसे किया जाए। आप या तो प्रॉब्लम फोकस हो सकते हैं या इमोशनल फोकस्ड। प्रॉब्लम फोकस्ड रहकर सामना करने का मतलब है कि सीधी समस्या का सामना करना। आप इसे हल करने के तरीके खोजते हैं और भविष्य में आने वाली समस्याओं को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हर स्थिति को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। कुछ उदाहरण हैं जहां आप किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। यह समय होता है जब इमोशनल फोकस्ड होकर स्थिति का सामना करना पड़ता है। अधिक इमोशनल फोकस्ड होने का मतलब है कि बाहरी समाधान ढूंढने के बजाय भीतर की समस्या से निपटाना। इमोशनल फोकस रहकर समस्या से निपटाने के दो तरीके हैं, बिहेवियर और कॉग्निटिव बिहेवियर। तरीकों में आपके क्रियाकलापों को बदलना शामिल है। इसमें आप ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके मन में अच्छा महसूस कराती है और आपके मूड को बेहतर बनाती है। अतः आप इन चीज़ों को ढूंढ लेते हैं जो आपकी कैसी स्थिति के बारे में अच्छा महसूस कराती है और आप जिस तनाव और से गुजर रहे हैं उसे भूल जाते हैं। कॉन्वेटिव तरीके से आपकी विचारों को बदलना शामिल है। इसमें आप नकारात्मक रूप सोचने के बजाय स्थिति में सकारात्मकता को देखते हैं। आप जो हुआ उसे स्वीकार करते हैं या उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इमोशनल फोकस्ड होते हुए दोनों तरीके महत्वपूर्ण हैं। जिन लोगों ने किसी बड़ी सदमे का सामना किया वो अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं और उनके लिए हर दिन संघर्ष बन जाता है। लेकिन किसी चीज़ को निपटने का मतलब अपने दर्द में आराम ढूंढना, उससे आगे बढ़ना। अध्ययन से पता चलता है कि 70% लोग दर्दनाक घटनाओं से गुजरते हैं, जैसे किसी ने अपने खो देना या किसी गंभीर बीमारी का
सामना करना। वे अपनी स्थिति का उज्जवल पक्ष ढूंढकर उस परिस्थिति के साथ आने वाली मुश्किलों का स्वीकार करना सीख जाते हैं। एक ऐसा ही उदाहरण है जो एक दर्दनाक घटना से गुजरी है और उसमें उभर गई है। उसने अपने पति को धीरे धीरे एक दर्दनाक मौत की ओर जाते हुए देखा था। उसके पति को कुछ साल पहले गहर बीमारी हो गई थी। लेन में देखा कैसे उनके बच्चों के साथ साथ खुद की देखभाल करने की क्षमता भी खो दी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वह भी साफ होता जा रहा था। लीन के पति की मौत नज़दीक आ रही थी। लीन बहुत परेशान और चिंतित महसूस कर रही थी, लेकिन अपने पति की मौत के लीन को न दुख हुआ और न ही गुस्सा आया। इसके बजाय उसने उसे खूबसूरत अनुभव के रूप में देखा। लीन ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में शायद ऐसा कभी नहीं होगा जब मैं कभी याद नहीं करूंगी। उसे खोना मेरे लिए अब तक का सबसे बुरा अनुभव था। भले यह दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा, फिर भी उसकी सुंदरता को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसे आदमी के साथ 20 शानदार साल बिताने का मौका मिला जिससे मैं सच में प्यार करती थी। अगली खुशी की गतिविधि है माफ़ी देना। जहाँ गुस्सा है वहाँ खुशी नहीं हो सकती है, इसलिए हमें अपने दिल से सभी विषैली भावनाओं को निकाल कर फेंकना होगा। जब कोई हमें आहत करता है तो हम बदला लेने के बारे में सोचते हैं, चाहे वे शारीरिक हो, इमोशनल हो या मौखिक हो। बदला लेने में सोच हमेशा बनी रहती है, लेकिन जब हम खुशियों को ढूंढ रहे होते हैं, आपकी नेगेटिव इमोशनल दूर करना सीखना होगा। इन भावनाओं में यह सारा गुस्सा, दर्द शामिल होता है जो आपके अंदर पनप रहा होता है। उन्हें निकालने का एकमात्र तरीका है दूसरों को माफ़ करना। जब आप लोगों को माफ़ करते हैं तो आप खुद के उस दर्द को आज़ाद कर लेते हैं जो अपने आप को दिया था। माफ़ी देने से आपके दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा फायदा होता है। जब आप अपने भीतर की नकारात्मक से निपटना सीखते हैं तो आप खुद को खुश और बेहतर महसूस करने का मौका दे रहे होते हैं। आप माफ़ी देने के प्रैक्टिस कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे लिख कर या बोल कर याद रख के। और माफ़ी देने आप खुशियों और बढ़ती है, फिर चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं। अब समय आ गया है कि हम अपनी भावनाओं को निपटें और अपने दिल की शांति भरें। हमें उम्मीद है कि यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।